बैटिंग खुशदिल शाह से या आसिफ अली से या ऐसे लोगों से बेहतर नहीं है। पीछे बैठे हुए बैट्समैन ज़्यादा बेहतर भी थे, उन्हें खिलाया। अगर को खिलाना था तो फिर उनको बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी कि वो बॉलिंग भी करते और बैटिंग भी करते। जब इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कर रही थी तो उन्होंने अपने स्पिनर को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और स्पिनर ने मुसीबत डाली हुई थी, रन भी नहीं दे रहे थे। तो इस तरह पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक स्पिनर से बॉलिंग करवाई और बाद में सिर्फ जब शाहीन शाह अफरीदी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो ये हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी एक कैच पकड़ते हुए दोबारा से उनकी टांग के ऊपर जो है वो ज़्यादा लगता है कि वजन पड़ा है या मसल उनका मुड़ा, उसके बाद वो दोबारा से इंजर्ड हो गए और वो बॉलिंग नहीं करवा पाए। एक बॉल करवाने के बाद वो वापस चले गए और उसके बाद, और वो भी रिदम ठीक नहीं था बॉल का, बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने बॉल किया। फिर बाकी ओवर जो है वो इफ्तिखार ने किया। अब इफ्तिखार को भी बॉलिंग नहीं करवाई गई और नवाज को भी बॉलिंग नहीं करवाई गई, तो दो ऑलराउंडर्स खिलाने का क्या फायदा था। इनकी जगह पे एक पूरा बैट्समैन डाला जा सकता था जो फुल टाइम बैट्समैन होता। 4 फास्ट बॉलर खिलाए गए हैं, 2 स्पिनर खिलाए गए हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर भी मौजूद था, तो 7 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान गया इंग्लैंड के खिलाफ। मेरे ख्याल में T20 में इतने ज्यादा बॉलर्स की जरूरत नहीं होती, एक बॉलर कम किया जा सकता था, लेकिन 4 फास्ट बॉलर वाला फैसला मुझे ठीक लग रहा था। नवाज की जगह के ऊपर एक और बैट्समैन खिलाया जा सकता था जो बैटिंग करता पूरे तरीके से और पाकिस्तान टीम के लिए गुंजाइश पैदा करता कि वो स्कोर अच्छा कर लेते। अगेन जी, जो पाकिस्तान टीम का आगाज था वो उतना अच्छा नहीं था। दोबारा शुरू में मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, बाबर ने बहुत स्लो क्रिकेट खेली, तेज नहीं खेल पाए, सवाए एक प्लेयर के कोई भी इतना अच्छा नहीं खेल पाया। तो शान मसूद जो है वो कुछ अच्छी बैटिंग करके गए हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और बैट्समैन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सका। टेल एंडर्स जो हैं या जो मिडिल क्लास के बैट्समैन हैं जो छक्के छक्के मारते हैं वो भी हमें नजर नहीं आए इस मैच के अंदर। और क्योंकि बाउंड्री लंबी थी तो 70 मीटर तक शॉट मारते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन और वहां पे उनका कैच हो जाता है। 2 कैच एक ही जगह पे 2 प्लेयर्स ने, दोनों लेफ्टीज ने पकड़ाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। शान मसूद के साथ भी वही हुआ और उसके बाद मोहम्मद नवाज के साथ भी वही हुआ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब क्रिकेट है और समझ नहीं आई कि बैटिंग पाकिस्तान ने इतनी कंफ्यूज बैटिंग क्यों की। एक तो स्लो खेले, और अगर आप स्लो खेल रहे हैं तो फिर भी आपको 150 तो करना चाहिए। और इस विकेट के ऊपर विकेट भी ऐसी थी, शुरू में बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था बॉल, फिर विकेट में बाउंस बहुत अजीब किस्म का था, यानी विकेट अचानक बाउंस कर जाती थी। हारिस चल नहीं पाए, बाबर आजम भी वो नहीं कर पाए जो वो करना चाह रहे थे। तो कोई प्लेयर आपका पूरी तरह से क्लिक नहीं हुआ और पूरी तरह से कोई भी बैट्समैन सेट होकर हिट्स नहीं मार रहा था। जो कुछ सेट होता हुआ दिखाई दे रहा था फिर वो उसके बाद आउट हो जाता था। तो पाकिस्तान ने अपनी ज्यादा विकेटें गंवा दी और स्कोर सिर्फ 137 पाकिस्तान से हुआ। अब आ जाए बॉलर की तरफ, तो बॉलर्स ने कमाल कर दिया पाकिस्तान के। यानी एक तो थोड़ा सा आउटफील्ड गीला था, फास्ट बॉलर वो उस रिदम से नहीं आ पा रहे थे। फिर हमारे फास्ट बॉलर जो हैं उनके रनअप भी लंबे होते हैं। सिर्फ इसमें एक बेनिफिट है हारिस को कि हारिस एक मुख्तसर रनअप के साथ, और उनके रनअप के अंदर वो उस तरह का नहीं है प्रेशर जिस तरह बाकी रेगुलर बॉलर भागने वाले होते हैं। लेकिन हारिस ने बहुत तेज बॉल किए, बहुत अच्छे बॉल किए हैं, उनका बॉल स्विंग भी हो रहा था। उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया और 2 बड़े अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, जिसमें बटलर भी शामिल है। उसके बाद नसीम शाह की बॉलिंग में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा थे और वो शॉट्स खा रहे थे, उनसे लाइन ऑन लाइन कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो बॉल उन्होंने अच्छे किए वो बहुत अच्छे किए। शाहीन शाह अफरीदी के दोनों पहले ओवर बड़े एक्सीलेंट थे, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसके बावजूद बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को आप एक तरफ रखें तो फील्डिंग ने पाकिस्तान को मायूस किया। 2 मरतबा रनआउट का चांस मिस किया और फील्डिंग इस तरह की थी, हमें जारहानापन नजर नहीं आया। रेगुलर क्रिकेट मैंने कल आपको अर्ज किया था अपने आखिरी व्लॉग में, अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे हैरत हुई जिस वक्त मोहम्मद वसीम को लाए बॉलिंग के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं इंग्लैंड के ऊपर और 2 विकेटें ले चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहां पे बाबर को चाहिए कि चांस लें और मजीद बॉलिंग इनसे करवाएं और शाहीन को भी वापस लाएं, क्योंकि हमने ये मैच स्कोर रोक कर नहीं जीतना था, ओवर्स को बचाकर नहीं जीतना था, हमने ये मैच जीतना था खिलाड़ियों को आउट करके, क्योंकि 137 स्कोर था ही कुछ नहीं। तो पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान की टीम ने जान मारी। पाकिस्तान दूसरे नंबर की टीम है इस टूर्नामेंट में, तो इतनी बुरी बात नहीं है। इंडिया की तरह हम नहीं हारे, इंडिया 170 पे
ایک کھلاڑی بھی آؤٹ نہیں کر پایا تھا انگلینڈ کا. ہم نے ان کے 5 کھلاڑیوں کو گھر بھیجا ہے, آؤٹ کیا ہے پویلین, اور آدھی ٹیم ہم نے آؤٹ کی ہے, اور وہ بھی 137-38 سکور کے اندر آؤٹ کر دی ہے. تو یہ پاکستان کی ایک اچھی پرفارمنس تھی. اگر پاکستان بیٹنگ میں کہیں 20-25 سکور اور بنا لیتا, جو پاکستان بنا سکتا تھا, پلاننگ کے ساتھ کھیلتا, ایک مومنٹم کے ساتھ جاتا, زیادہ بہتر کرکٹ کھیلتے, زیادہ انحصار لمبے شاٹس کے بجائے ڈبلز پہ کرتے, تو پاکستان بڑے آرام سے 150 سے 160 سکور بنا سکتا تھا. اور اگر پاکستان اتنے سکور بنا لیتا تو انگلینڈ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جاتی. یا شاہین شاہ آفریدی اگر 10-15 سکور 20-25 سکور اور ہوتا, شاہین شاہ آفریدی انفٹ نہ ہوتے, تو یہ میچ انگلینڈ نہیں جیت سکتا تھا. ویل پلیڈ پاکستان, لیکن تھوڑا دلیری سے کھیلنا پڑے گا. T20 کرکٹ ہے, اس کے اندر زیادہ آپ کو دلیری کے ساتھ کرکٹ کھیلنی پڑتی ہے, دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب میرے پاس کچھ خبریں ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو ٹارچر والی خبر ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی, مجھے ایسا لگتا ہے. میرے سورسز نے تو مجھے یہی بتایا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ٹارچر والی خبر پھیلائی کیوں گئی, پہلے تو آپ یہ سن لیں. ارشد شریف شہید بھائی کے اوپر جو تشدد کی خبر پھیلائی گئی, وہ خبر اس لیے پھیلائی گئی تاکہ کیس کو خراب کیا جائے, یعنی کیس کو گندا کیا جائے, کیس کو خراب کیا جائے, اس کے ساتھ جھوٹ کو شامل کیا جائے, بعد میں جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے, اور اصل کیس کو بھی خراب قرار دے دیا جائے. مثال کے طور پہ ایکس اور وائی نے فائرنگ کی ہے اور ایک شخص کو مار دیا ہے. آپ اس فائرنگ کے اندر 2 اور لوگوں کا نام لکھ دیں, یعنی اے بی سی 3 لوگ اور موجود تھے فائرنگ کرتے وقت, حالانکہ وہ 3 لوگ وہاں موجود نہیں تھے. بعد میں جب وہ 3 لوگ کسی اور جگہ پہ پتا چلے گا کہ وہ وہاں موجود تھے, تو ایکس اور وائی کے اوپر بھی کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیس کو خراب کرنے کے لیے, کیس کو برباد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹ کو جوڑا جا رہا ہے. یہ کیا گیا ہے ارشد شریف شہید بھائی کے کیس کے اندر, اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں پتا چلیں گی. اس کی انکوائری ہونی چاہیے, پوچھا جانا چاہیے کہ 3 گھنٹے کی خبر پھیلانے کے پیچھے, کہ 3 گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا, یہ خبر پھیلانے کے پیچھے کون سے عوامل تھے, کون سے عناصر تھے, اور ان کا ایجنڈا کیا تھا. اب ڈاکٹر احمد کلیبی, یہ کینیا کے ماہر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے پورا کا پورا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بات چیت کی ہے. انہوں نے اپنی ٹویٹس کے اندر بتایا ہے کہ پاکستانی میڈیا پر ارشد شریف سے متعلق تشدد کی رپورٹ جھوٹی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق صحافی کو قریب سے گولی نہیں ماری گئی, اور یہ کینیا اور پاکستان میں جاری پوسٹ مارٹم رپورٹس میں ثابت ہو چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ کینیا کے ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی وہی ہے جو پمز ہسپتال کے 8 ڈاکٹرز نے دی. دونوں ممالک کی رپورٹس میں ایک جیسے زخموں کا ذکر ہے. رپورٹ کے مطابق سر میں گولی کا زخم ہے جس سے بائیں طرف کی کھوپڑی اور دماغ کو نقصان پہنچا ہے. سینے میں گولی کا زخم ہے جو پیچھے سے اوپر کی جانب سے داخل ہوئی ہے, اور سینے میں لگنے والی گولی سے پسلیوں, پھیپھڑے اور گردن کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے. ماہر ڈاکٹر نے بتایا کہ ارشد شریف کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا. دونوں رپورٹس میں صحافی کی وجہ موت بھی ایک جیسی بتائی گئی ہے. ان کے سر اور جسم میں لگنے والی گولیاں موت کی وجہ بنی. ان پر آتشی اسلحے سے میڈیم رینج سے گولیاں فائر کی گئی ان کے اوپر. ڈاکٹر احمد کلیبی نے اپنی ٹویٹس میں بتایا کہ پسلیوں اور گردن کی ہڈی کے فریکچر کی وجہ تشدد نہیں بلکہ لگنے والی گولیاں تھیں. ان پر تشدد کی من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں. صحافی کے ناخن بھی پوسٹ مارٹم میں ڈی این اے کے لیے کینیا میں نکالے گئے تھے. 2 سے 3 گھنٹے تشدد والی بات بھی غلط ہے, درست نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق زخم لگنے اور موت سے 10 سے 30 منٹ کا فرق ہے. لگی اور اس کے بعد 10 سے 30 منٹ کے اندر موت واقع ہوئی ہے, رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر جوہانسن اوڈور نے درمیانی فاصلے سے گولی لگنے کا بتایا. دونوں رپورٹس میں خون زیادہ بہنے کی وجہ سے موت کی تصدیق کی گئی ہے. اب یہ ہے جی اصل خبر جو میں نے آپ کو دوبارہ بتائی ہے. میرے پاس جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے کچھ حصے موجود ہیں, کچھ صفحات موجود ہیں. جب میں نے ان کو پڑھا اور ڈاکٹر سے شیئر کیا تو ان میں بھی کسی جگہ پہ ٹارچر کا ذکر نہیں ہے, صرف ان نشانات کا ذکر ہے جو پوسٹ مارٹم کے دوران لگے ہیں کہ یہاں سے ایک وائی شیپ کے اندر باڈی کو کس طرح کیا کیا گیا. وہ میں بولنا نہیں چاہتا باتیں کیونکہ سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, خواتین اور بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, لہذا وہ جتنا کچھ بھی پوسٹ مارٹم میں ہوا اس کے زخموں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے.
टॉर्चर का तस्करा नहीं है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कीनियन डॉक्टर ने नाखून जो है वो रिपोर्ट्स के लिए वो लिए थे, टेस्ट के लिए नाखून लिए थे, और वो नाखून उन्होंने ज्यादा लिए थे और वो उन्हीं के पास मौजूद हैं। जबकि कुछ सैंपल्स जो हैं वो पाकिस्तान में यहां पे भी कलेक्ट किए गए हैं, उनकी तफसीलात भी मौजूद हैं और रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। एक आधे दिन में जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो मजीद बेहतर एनालिसिस किया जा सकेगा। लेकिन पता यह करना है कि एक टीवी चैनल के लोगों को ये खबर किसने दी, ये तस्वीरें किसने दी और ये कहानी किसने बनाकर दी कि जनाब 3 घंटे का तशद्दुद हुआ है, बड़ा खौफनाक तशद्दुद हुआ है, और उस तशद्दुद के अंदर जो है वो इस तरीके से नाखून खींचे गए हैं, इस तरीके से उंगलियां तोड़ी गई हैं, पसलियों पे तशद्दुद किया गया है, पसलियों को तोड़ा गया है और 3 घंटे तक लगातार तशद्दुद किया गया है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि किसने उनको ये कहा कि ये कहो और उसके पीछे उसका मकसद क्या था। ये मकसद मैं जानता हूं कि क्या मकसद था, मुझे पता है, लेकिन तब तक नहीं बताऊंगा जब तक सारे हकायक सामने नहीं आ जाएंगे। मकसद हमें पहले दिन से पता था कि एक्चुअली ये क्या हुआ है, लेकिन जरा हकायक मजीद मंजरे आम पर आने दें, फिर बाकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट है जी, जरा स्टेटमेंट चेक करें और फिर देखेंगे इन्होंने स्टेटमेंट दे कौन रहा है। अमेरिका को बता दिया वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकता, चे गवीरा बनने जा रहा है इसहाक डार। यही काम तो इमरान खान कर रहा था। इमरान खान ने क्या कहा था कि भाई रशिया से हम तेल खरीदेंगे, इंडिया भी ले रहा है, श्रीलंका भी ले रहा है, नेपाल भी ले रहा है, भाई सारे मुल्क और यूरोप भी ले रहा है रशिया से तेल और गैस, हम क्यों ना लें। हमने अपने मुल्क के मफाद में फैसला करना है, जब इंडिया ले रहा है तो फिर हम भी लेंगे। अब डार साहब की जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो कहते थे जी अमेरिका से पंगे ना लो, ये ना करो, वो ना करो। अब इमरान खान वाले फार्मूले पे वापस आना चाह रहे हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, पाकिस्तान का गुजारा ही नहीं होता पाकिस्तान अगर रशिया के साथ तजारत नहीं करता तो। फ्यूचर में पाकिस्तान ने रशिया से, चाइना से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से, इन सारे मुल्कों से और मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से पाकिस्तान ने, इवन अमेरिका और यूरोप से भी पाकिस्तान ने अपनी तजारत को बढ़ाना है। पाकिस्तान ने अपनी तजारत करते रहनी है और यहां पे इस मार्केट के अंदर ज्यादा पाकिस्तान को अंदर जाना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान यहां पे एक बड़े प्लेयर के तौर पे सामने आए। 22 करोड़ की आबादी है, उसको खिलाने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए आपको यहां पे बहुत काम करना पड़ेगा। ये तो पाकिस्तान को करना होगा। और ये इसहाक डार साहब जो हैं, अब ये चे गुवेरा क्यों बन रहे हैं, अब ये इनकलाबी क्यों बन रहे हैं, अब ये अमेरिका को जवाब क्यों देना चाहते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो अमेरिका ने इनको मुंह नहीं लगाया, अमेरिका इनसे बात ही नहीं करना चाहता, अमेरिका इनको कोई सहूलत देने को तैयार नहीं है। अमेरिका इस हुकूमत को यह समझता है कि लोगों ने इस हुकूमत को नाकाबिले कबूल करार दिया है और पाकिस्तान के लोग दूसरी हुकूमत बना देंगे तो फिर हम उसके साथ ही बात करेंगे। यह हुकूमत तो आज गई या कल गई। अब डार साहब अमेरिका को जो है वो तड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इस दौरान डार साहब की हुकूमत चली जाती है तो शायद वो भी ये बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे कि देखा ना, हम रशिया से तेल लेना चाहते थे, इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिरा दी। ये बयानियां बिक चुका है, ये पहले ही हो चुका है कि आप सब ने मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को गिराया और उस साइफर के अंदर बाकायदा रशिया का तस्करा मौजूद है कि इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया अपनी मर्जी से, तो सफीर ने बताया नहीं, अपनी मर्जी से नहीं किया, पाकिस्तान का एक कॉन्सेंट था और उसमें इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर गए थे। लेकिन अमेरिका के अंदर यह सोच पैदा की गई कि रशिया के साथ ताल्लुकात को इमरान खान बना रहा है, अब आप जितना मर्जी सौदा बेचें डार साहब, आपका सौदा नहीं बिकना। डार साहब कहते क्या है, गुज़िश्ता माह दौरा अमेरिका के दौरान मेरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम से मुलाकात हुई जिसमें रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर बातचीत हुई। हमने अमेरिकी हुकाम से कहा कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है। वाह वाह वाह, इमरान खान से सियासत सीख रहे हैं। जो इमरान खान कहते थे वही अब ये कह रहे हैं। मुलाकात में तय हुआ कि हम रूस से ऑयल खरीद सकते हैं। अमरीकी हुकाम ने कहा कि वो G7 का एक प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म रूस से तेल खरीदने के नर्ख का तायुन करेगा और इससे ऊपर कीमत पर रूस से ऑयल कोई ना खरीदे। अब जरा गौर करें, ऊपर ना खरीदे, नीचे का भी तायुन करेगा ताकि रशिया ज्यादा सस्ता तेल बेच के ज्यादा मुल्कों को तेल ना बेच सके। यानी अगर रशिया से पाकिस्तान तेल खरीदेगा भी तो अमेरिका की मुतय्यन करदा कीमत के ऊपर खरीदेगा। वो मुनाफा पाकिस्तान को नहीं मिलना जो रशिया इमरान खान को दे रहा था, जो रशिया ने पहले भारत को दिया था और इमरान खान को ऑफर किया था।
बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है। अब एक और एजेंडा चला रहे हैं कि कहीं सऊदी वलीअहद का जो दौरा पाकिस्तान है वो मुलतवी हुआ इमरान खान के धरने के ऐलान की वजह से। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा, वजीर दिफा पाकिस्तान का। यानी एशिया का दौरा था मोहम्मद बिन सलमान का, खाली पाकिस्तान का नहीं था। यानी अब आप ये कहेंगे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि इमरान खान ने धरना देना था इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, इसलिए इंडिया का दौरा भी कैंसिल हो गया, जिन बाकी मुल्कों में जाना था उसका दौरा भी कैंसिल हो गया मोहम्मद बिन सलमान का। यानी इमरान खान इतना ताकतवर आदमी है, आप खुद मान रहे हैं कि वो इंडिया का दौरा भी कैंसिल करवा सकता है अगर चाहे तो। और एक पूरे बरे आजम के अंदर उसकी इतनी बड़ी ताकत है कि वो मोहम्मद बिन सलमान को बरे आजम एशिया में घुसने से रोक सकता है इमरान खान। वैसे कहने वाले को समझ आनी चाहिए, और लोग तो बेवकूफ ही हैं, आप जो उन्हें कहेंगे वो आपकी बातें आंखें बंद करके मान लेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा एशिया के लिए स्केड्यूल था। आपने रिक्वेस्ट की थी कि चंद घंटे पाकिस्तान में गुजारिएगा, उन्होंने कहा जी मैं आया तो मैं आऊंगा, और फिर वो नहीं आए तो वो नहीं आ रहे। इसमें धरने का क्या लेना देना। अब इस पे जो है वो पीएमएलएन ने ये करना था, मैं पहले दिन से कह रहा था, और अब वो यही कर रहे हैं। 3 महीने के लिए गैस की फराहमी जो है पाकिस्तान की सनतों को बंद कर दी जाएगी 15 नवंबर से लेकर अगले 3 महीने तक। और बहुत सारी चीजें अगली वीडियो में बताता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।